नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई एक ना बहुत ही प्यारा टाइटल है जिसका नाम है जब खुली किताब। उसके राइटर और डायरेक्टर आज हमारे साथ में हैं सौरभ शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नरेंद्र। सर एक तो ये टाइटल इतना इतना क्यूट, इतना प्यारा सा टाइटल है ना, और वैसी ही है फिल्म। मैं बता दूं, मैंने देख लिया पूरी फिल्म एंड कसम से जस्ट जैसी मैंने स्टार्ट करी और जब मैं वो एंड हुई ना फिल्म, आई वाज लाइक कि क्यों हुई है, क्योंकि इतने इमोशंस, इतने वो इट्स नॉट अ कॉमेडी फिल्म बट यू विल लाफ ऑन द रियलिटी एंड द सिचुएशन जो चल रही है फिल्म के अंदर। दैट्स सो ब्यूटीफुली डिलीवर्ड एंड जो मैसेज देती है सर फिल्म, दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच। हम करेंगे उसके बारे में बात, पहले टाइटल के बारे में बात करते हैं जी। जब खुली किताब, ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये टाइटल तो खैर आप पहले जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो आप उसी में टाइटल ढूंढते हैं कि भाई उसकी जो कहना चाहिए, जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है कहानी की, उसी से रिलेटेड, ताकि फिल्म आपको टाइटल से भी थोड़ा समझ में आए लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टिसिज्म भी रहे। तो जब खुली किताब, हर कोई कहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी की किताब तो खुली किताब है। ये लाइन आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। ये एक्चुअली फिल्म देखते वक्त आपको समझ में आ जाता है कि जब खुली किताब कहना बड़ा आसान है कि भाई मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है। वो गाना है इसमें जो कि इसका टाइटल सॉन्ग है, दिल की जब खुली किताब भारी पड़ गया हिसाब। बहुत प्यारा सॉन्ग। हाँ, दिल की जब खुली किताब भारी पड़ गया हिसाब। तो जो लोग आसानी से कह देते हैं ना कि भाई साहब मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है, भाई साहब जिस दिन किताब खुल गई ना, हिसाब किताब भारी पड़ जाएगा उस दिन। और मैं बता दूं वो कभी भी खुल सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या एज है, कितने साल बीत चुके हैं जी। और जो ये फिल्म देखेंगे वो ये लाइन को समझ जाएंगे। हाँ, तो अगर मतलब नहीं 50 साल भी हो गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप सेफ है। ये हिंट बहुत अच्छा मिल गया है सर के थ्रू। मतलब सर बात कर सकते हो थोड़ा सा उसके बारे में? करिए। मतलब ये चीज बहुत अलग और डिफरेंट है कि नॉर्मली आजकल डाइवोर्स तो इतने चल ही रहे हैं जी, राइट, बट वो 50 साल के बाद एक जो होता है ना कि अंदर से सच बताना किसी को, जब इतने साल बीत चुके, बच्चों के भी बच्चे तो ये कहाँ से आया आपके पास? नहीं, तो देखिए, एज अ स्टोरी राइटर, एज अ स्टोरी टेलर, आप अगर वो काम करते हैं तो आप हमेशा कोई ना कोई कहानी सोचते रहते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आपको आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको हिट करते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज वन आइडिया स्ट्राइक्स एंड यू फाइंड पॉसिबिलिटीज इन इट, और वो आपको एक्साइट करता है। एंड देन द आइडिया इटसेल्फ बिकम्स कंपेलिंग, यू नो। वो बार बार आपको परेशान करता है कि नहीं मुझे कहो, ऐसा होने लगता है। तो आप फिर अपने आसपास के लोगों से उसको डिस्कस करते हैं, कहते हैं एक सुनो ज़रा यार, ये ज़रा सा आइडिया है, कैसा है। तो फिर उस रिएक्शन पे फिर आप, तो यही एक प्रोसेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग अक्सर पूछते हैं आपने जो इसमें मैसेज दिया है ये कैसे दिया आपने, ये आप इस बारे में बात करना चाहते थे। ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ कम से कम नहीं होता है, मैं बाकियों का नहीं जानता हूँ। कहानीकार के तौर पे आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये होती है कि द आइडिया शुड बी ड्रामेटिक इनफ, होल्डिंग इनफ, इंटरेस्टिंग इनफ। पहले आप वही ढूंढते हैं, है ना। फिर जब आप उसको बुनना शुरू करते हैं, जब उसकी डिटेलिंग करना शुरू करते हैं, देन योर वर्ल्ड व्यू कम्स इनटू प्ले, कि आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को, आप रिलेशनशिप्स को, ह्यूमन बींग्स को, सोसाइटी को कैसे देखते हैं। वो अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वही आप लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। एंड देन देयर इज अ सर्च कि मैं जो कह रहा हूँ, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम while writing, till you reach the end, you actually don't know what exactly you are pinpointing. But then suddenly you realize, and that day the film वो कहानी पूरी हो जाती है जब आपको एकदम से समझ में आता है कि हाँ, मेरा जो मेन क्रक्स है, और वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर फिल्मों में वो किसी एक डायलॉग में या किसी एक बात में वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे थोड़ा स्पॉइलर है लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें एक डायलॉग है कि रिश्तों में सच बड़ी चीज होती है, सच से शिकायत नहीं। एंड दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द फिल्म।
चाहे वो 50 साल के बाद ही क्यों ना हो सच 50 हो 100 हो 150 जितनी भगवान सर आपको इतने उम्र तो दे, सर उम्र ही नहीं है आजकल। जितनी उम्र दे उतना अच्छा है। अच्छा मैं सर कास्ट की बात करना चाहूँगा, मतलब ये जो कास्ट का इन सिंबल है, सो गुड सो अमेजिंग, लाइक डिम्पल मैम, पंकज सर, अपार शक्ति, ये कहाँ से आइडियाज है, ये कास्ट कैसे आपने क्रिएट ये किया? आइडियाज नहीं, ये तो आपकी विश होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी विश पूरी नहीं होती है। यू हैव टू कीप एडजस्टिंग बिकॉज द स्टोरी इज फाइनली द बिगेस्ट थिंग। तो लेकिन हर फिल्म को बनाते वक्त या हर प्रोजेक्ट को बनाते वक्त मेकर का हमेशा एक उसके दिमाग में इमेज होती है। एंड आई विल से दैट दिस हैज़ बीन अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी बिकॉज द ड्रीम आई हैड गॉट फुलफिल्ड। माने ये था कि मैंने हमेशा सोचा था कि मैं गोपाल चंद्र नौटियाल के किरदार में मैंने पंकज जी को देखा था। मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत अच्छा करेंगे बिकॉज ऑफ हिज बॉडी ऑफ वर्क, एंड ऑल्सो आई डिडंट नो हिम पर्सनली। मैं पहली बार मिला था इस फिल्म के दौरान उससे, एंड तो मैं चाहता था वो करें। तो हम स्क्रिप्ट लेके गए, और ऐसा हो सकता था कि वो ना कर देते, लेकिन उन्होंने चौथे दिन बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, एंड आई लाइक द स्क्रिप्ट। सो पहली बैटल तो वहीं हो गई, हमने जीत ली। मैंने कभी एक्चुअली सच कहूँ तो मैंने सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि मैं डिम्पल मैम को कांटेक्ट करूं, बिकॉज मेरे दिमाग में आपके इनिबिशंस होते हैं यार। तो मेरे इनिबिशंस ये थे कि यार डिम्पल मैम तो इतनी बड़ी स्टार हैं, इतना काम किया हुआ है उन्होंने, और न सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में बल्कि उन्होंने जो पैरेलल सिनेमा है उसमें भी बहुत, रुदाली उनका बहुत बड़ा काम था, है ना, वो सब काम किया हुआ है। और उन दिनों जिन दिनों ये फिल्म में बनाने जा रहा था वो नोलन की फिल्म करके आई थी, अच्छा, उसकी शूटिंग कर चुकी थी। तो मैंने कहा यार वो इतने बड़े लेवल पर चल रही हैं, वो कहाँ, शी विल नॉट इवन कंसिडर दिस फिल्म। तो मुझे मेरे जो पार्टनर हैं नरेन, उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार भेजिए स्क्रिप्ट, और समीर नायर जो अपलॉज हेड करते हैं उन्होंने भी कहा कि सौरभ एक बार भेजना तो बनता है। तो मैंने कहा आप लोग ठीक है कह रहे हैं तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन आई नो कि वहाँ से ना आएगा, और वो भी कुछ दिनों बाद आएगा। तो मैंने स्क्रिप्ट भेजी, और आई वॉज वेटिंग कि 10-15 दिन बाद हो सकता है ऑफिस से फ़ोन आए कि थैंक यू वेरी मच, जो कर्टियस सा एक कॉल आता है कि इट्स अ लवली स्क्रिप्ट बट वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। एंड थर्ड डे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया मेरे पास, डिम्पल मैम का नंबर नहीं था। तो मैंने उठाया फ़ोन, तो उनकी खूबसूरत दमदार आवाज़, उन्होंने कहा सौरभ जी मैं डिम्पल कपाड़िया बोल रही हूँ। तो मैं तो वैसी कुर्सी से गिर गया, एक तो सौरभ जी बोला उन्होंने, डिम्पल कपाड़िया। मैंने कहा हाँ मैडम बोलिए बोलिए। एंड मेरे दिमाग में थॉट ये चल रहा था कि यार व्हाट अ डिसेंट लेडी यार, कि मतलब ऑफिस से फ़ोन नहीं कराया, खुद फ़ोन करके बोल रही है कि मैं कर नहीं पाऊंगी लेकिन बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, मुझे ये अभी तक ये लग रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, और ये फिल्म मैं करूँगी, और मेरे अलावा और कोई नहीं करेगा एक रोल। आई लव्ड इट सो मच, and I was like, so this is like a dream come true. And not only that, performance में तो मुझे कभी शक ही नहीं था, but the kind of person she was like एक fresh breeze की तरह, she was there, and she was one of the most beautiful people I have met in my life. And अपार की जहाँ तक बात है, अपार started doing very well at that time. तो कहानी है इस कपल की, दे आर द मेन कैरेक्टर्स। अपार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इट्स नॉट हिज स्टोरी। तो मुझे लगा कि यार अपार ज़रूर बोलेगा कि सर जिसमें मैं मेन हूँ ऐसा कोई कहानी आप लेके आए। बट स्ट्रेंजली ही जस्ट केम, ही वॉज एक्साइटेड। बहुत मज़ेदार लड़का है। तो ज़्यादातर एक्टर्स कहानी सुनने के बाद कहते हैं सर मैं एक बार स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और फिर यस आई विल लेट यू नो। वो कुछ नहीं, मैंने आइडिया सुनाया, ही जस्ट गॉट अप, shook my hand, and he said sir I'm in. And that happened with every actor. Every actor agreed to do the film on the basis of the script, and nothing could have been more beautiful and purer
देन दिस। आई थिंक एक डायरेक्टर के लिए अगर उसकी जो एक सोची हुई कास्ट अगर वो मिल जाए तो उससे बड़ी उससे बात है। बेहतर कुछ एक होना- फिल्म तो आधी वहीं पे कंप्लीट हो गई हाँ, आपकी। जी, जो स्ट्रगल है वहाँ पे सेट पे वो आपका कम हो जाता है उसके अंदर। हाँ। एंड मैं ये बता दूँ सर, ये मेरे दिल में इच्छा है जो मैं शेयर करूँ आपसे ये चीज़ और आपसे पूछूं कि आपको कैसा फील हो रहा है। 5 मार्च को आपका जन्मदिन है। पहली बात तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू फीलिंग सर? ये फीलिंग ना एक अलग होती है। मैं as an इसको actor। सिंपल एक लाइन में बता देता हूँ, इस बार पार्टी खत्म नहीं होने वाली। ये पार्टी चलती रहेगी। बिल्कुल पार्टी चलती रहेगी एंड चाय की पार्टी भी चलती रहेगी, क्योंकि सर मुझे जो वो आपका शॉट है ना स्टार्टिंग में, अगर मैं फिल्म की बात करूं, मतलब चाय लवर्स तो जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो नकली है। अगर आप ये फिल्म देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि असली चाय चाय लवर क्या होता होती है। कौन है। बिकॉज आई एम ऑल्सो चाय लवर एंड वो जो मैंने शॉट देखा था आई कुड रिलेट टू इट, Yeah. लिटरली आई कुड रिलेट टू इट। एंड सर अच्छा बात करते हैं इसकी म्यूजिक एंड प्रोडक्शन की। जी। इसके अंदर पहली बात तो Z5 कब जुड़ा एंड अपलॉज कब जुड़ा? पहले जब मैंने लिखना शुरू किया तो ऑफ कोर्स मैं अकेला था। जब मुझे ये आइडिया आई थिंक ये प्ले था, एक मैंने एक पोस्टर भी देखा मैं आपने 2 बताता साल पहले। हूँ हाँ मैं जी, हाँ जी। बताता हूँ आपको। तो मैंने जब आइडिया पे काम करना शुरू किया तो एज अ फिल्म काम करना शुरू किया, बिकॉज आई वांटेड टू राइट अ फिल्म ऑन दिस। एंड देन उसी वक्त आद्यम जो थिएटर फेस्टिवल था, बहुत बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, मुंबई में होता है, तो उनकी तरफ से इनविटेशन आया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप कोई एक प्रोडक्शन करें। तो वो ऑफ़र मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा सम्मानित ऑफ़र था। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि यार ये कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ एंड इट्स अ कैरेक्टर बेस्ड एंड रिलेशन बेस्ड स्टोरी, इट्स नॉट अ प्लॉट बेस्ड विजुअल बेस्ड स्टोरी दैट मच। लेकिन तो मैंने कहा कि यार अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैं इसको स्टेज पे करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, that I will completely write the journey of this story and will see the reaction of people. तो मैंने उसको एज अ प्ले लिखा, ठीक है, और उसका मंचन किया, उसको स्टेज किया। आद्यम में 11 शोज आपको कराए जाते हैं जिसमें आपने एक्ट करा। हाँ, जिसमें मैंने एक्ट किया, जो पंकज जी ने जो कैरेक्टर किया वो मैंने किया था, और वो मैंने मजबूरी में किया था। इसलिए मजबूरी में किया था क्योंकि मैं कमिट कर चुका था आद्यम को और मैं चाहता था, उसमें बहुत सारे एक्टर्स मेरे दिमाग में थे, लेकिन वो सारे बिजी एक्टर्स थे, तो कोई फाइनली तैयार नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरा कमिटमेंट है, मैं अपनी तरफ से टाइम निकाल सकता हूँ। मैंने टाइम निकाल के उस कैरेक्टर को किया था, तो बहुत सक्सेसफुल रहा। इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड एंड आई अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं इमोशनल कोर जो है इसका बहुत अच्छा है कहानी का, और ये कनेक्ट करती है लोगों से। तो उसी वक्त इत्तेफाक से मुझे समीर नायर का फ़ोन आया और समीर ने कहा कि सौरभ, मुझे इसके बारे में पता लगा एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, लेट्स मेक इट एज अ फिल्म। और मैं आपको एक कमाल का इसके अंदर कोइंसिडेंस है वो बताता हूँ। आद्यम इज फंडेड बाय बिरलास, सो इज अपलॉज। ओह क्या बात। तो मुझे एक चीज़ लगी कि यार भाई, परिवार की कहानी है, परिवार से शुरू हुई, परिवार में ही रही, और अब एक नया परिवार आ गया है Z5, जिस पे ये फिल्म रिलीज हो रही है। क्या बात। तो वेरी हैप्पी मेमोरीज अबाउट दिस एंड वी शॉट इट एट अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, रानीखेत। जी। तो विच वॉज अगेन अ रेवलेशन फॉर मी। मुझे हमेशा लगता था कि रानी जो होता है ना, कि आपको जैसे आप कहते हैं भाई हिल स्टेशन के नाम पे जब आप कहते हैं तो आपको शिमला, नैनीताल, जी। 4-6 नाम पता होते हैं। रानीखेत मुझे पता ही नहीं था कि कैसा है। रानीखेत मुझे लगता था कि कोई एक छोटा सा शहर होगा, जैसे कि हल्द्वानी है, ऐसा होगा, कुछ होगा। बट इट टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटिफुल। एंड रानीखेत, बाय द वे, इज हाफ ऑफ रानीखेत इज कैंटोनमेंट एरिया, आर्मी का है वहाँ पर। एंड बिकॉज ऑफ कैंटोनमेंट इट इज सो क्लीन एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। और वहाँ पर आपने फिल्म में देखा, बिल्कुल बहुत प्यारा लग रहा है। वो पहाड़, मतलब पूरा जो 7 चोटियाँ 9 चोटियाँ जो हैं पहाड़ की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं, वो वहाँ से आपको सामने दिखती हैं। तो वो बहुत खूबसूरत था। क्या बात है सर। अच्छा आपने क्योंकि इतना लंबा दौर आपने राइटिंग में भी, आपने शुरुआत से आप रहे हो राइटिंग में भी, राइट, सत्या की अगर मैं बात करूँ, सो आपने जो 90s का दौर देखा था और अभी ये OTT का दौर आ चुका है, एज एन आर्टिस्ट या एज ए डायरेक्टर क्या है जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, और क्या वो सही है या नहीं है?
देखो इस दुनिया में जो है सब सही है, गलत कुछ नहीं है, जी वो है। वो सही गलत आपके पर्सपेक्टिव पे होता है और आपकी गिवन सर्कमस्टांस में होता है। वो आपके लिए सही हो सकता है, किसी और के लिए गलत हो सकता है, किसी वो तब सौरभ शुक्ला सर के लिए ये क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ कि मतलब एक तो आपके एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं, दिस मोर नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि प्रोग्रामिंग, आप फिल्में, कहानियाँ, फिक्शन में, जी तो जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप लिमिट नहीं कर पाते हैं कि नहीं एक ही तरह की कहानी का हो। जितना कम होगा उतना आप लिमिट कर सकते हैं कि नहीं यही कहानी का हो, यही चलती है। लेकिन जब खुला मैदान है तो फिर आप हर तरह की, तो देर आर सो मेनी न्यू फिल्म मेकर्स हु हैव कम, देर आर सो मेनी एक्टर्स हु आर रीडिस्कवर्ड, they were written off, and then you see them performing brilliantly, you know, when the mainstream cinema failed them, you know, they came back and they showed you सर कोई एग्जांपल्स जो आप रिसेंटली? बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, कितने सारे आप मैं आपको बताता हूं, चंद्रचूड़ माचिस में आए थे, he was accepted by everyone. Then slowly उनकी फिल्में आनी बंद हो गई, and for a very long time you didn't see him. People started forgetting about him as an actor. Then you see him in Arya. How beautiful is he? How beautiful he is. You know, and there are so many examples. मैं ऑफ हैंड एकदम से आप नाम याद नहीं आएंगे, लेकिन मतलब एवरी डे यू कीप रीडिस्कवरिंग एक्टर्स ना। आपको लगता है अरे कितने एक्टर्स हैं जिनको खाली कॉमिक रोल्स मिले, एंड देन सडनली इन ओटीटी यू सी देम डूइंग डार्क कैरेक्टर्स और इंटेंस कैरेक्टर्स। एंड ये बात लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं भाई वो बड़े अच्छे कॉमिक एक्टर हैं। एक्टर होता है, जो अच्छा एक्टर होता है वो कॉमेडी भी अच्छी करता है, सीरियस भी उतना ही अच्छा करता है। आप उसको डार्क कैरेक्टर दीजिए, चाहे वाइट कैरेक्टर दीजिए, जो भी दीजिए, वो सब अच्छा करता है। लेकिन लोग बांध देते हैं खट से इमेज में। सो दैट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बट सर आप हर तरह के रोल अच्छे करते हो, मैं तो एंजॉय करता हूँ सर, मतलब चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो इतने सीरियस रोल्स हो, मतलब मज़ा आता है सर। मैं तो अभी भी वही मेरा चल ही रहा है सीजन 2 आपका बेंदिया के बाहुबली, सो आई जस्ट एंजॉय दैट परफॉर्मेंस। उसको रोक के बीच में मैंने ये फिल्म देखी है। अरे वाह। तो एक डायरेक्टर है, एक एक्टर है, तो मतलब यू आर जस्ट लाइक, एक होता है ना कि पूरा पावर पैक्ड एक टैलेंटेड इंसान जिसे कह सकते हैं जी। सर आप किस चीज़ को एंजॉय करते हो सबसे ज़्यादा, डायरेक्शन को, राइटिंग को, या एक्टिंग को? ये इट्स लाइक आस्किंग अ पर्सन। मैं अगर आपसे पूछूं आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने हाथ को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने पाँव को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने सर को ज़्यादा पसंद, आँखों को ज़्यादा पसंद, या कान को ज़्यादा पसंद? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सी इट्स पार्ट ऑफ द सेम बॉडी। ओके, यू एंजॉय एवरीथिंग, यू नीड एवरीथिंग। सो ये डिफ्रेंसिएशन लोग कर सकते हैं बाहर से कोई हो सकता है कोई एलियन आए तो पूछे कि भाई साहब ये बताइए आपको हाथ पसंद है या आपको पाँव पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? यू नो, इट्स दैट। अच्छा सर, आप भी इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करा, आमिर खान सर हो, अक्षय कुमार हो, ये बिग स्टार्स जो होते हैं बेसिकली वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो शायद आजकल की जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, जो जेनजीज हैं बेसिकली, जो अभी लॉन्च हो रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, या वो कुछ मिस करते हैं? वो क्या चीज़ है ऐसी? नहीं आप ये तो भाई जो नया आ रहा है उसको तो अभी करना है। भाई ये लोग भी कभी नए थे जी, तब और दूसरे लोग स्टार्स थे, तो तब वो तो आपको इट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम दैट मेक्स यू अ स्टार, अ डिपेंडेबल स्टार, यू नो। और जहाँ तक बात ये क्या अलग करते हैं मुझे नहीं मालूम। मतलब एज एन इन आर्ट तो सेम चीज़ करते हैं सब लोग, लेकिन आई थिंक दैट स्टार्स में लेट्स से आमिर खान सर, ही इज द परफेक्शनिस्ट लाइक योर वर्क। हाँ, तो देखिए वो परफेक्शनिस्ट है, डेफिनेटली परफेक्शनिस्ट है, बट व्हेन यू विल सी अनदर आर्टिस्ट हु इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज और हर वर्क, will be a perfectionist, will fight for
कि नहीं मुझे एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँचना है, तो उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट का खिताब दे दिया गया है मीडिया के द्वारा, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। आई थिंक वो बहुत पैशनेट आदमी है और उनका जो स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा है। वो खाली एज एन एक्टर नहीं सोचते हैं, एज अ फिल्म सोचते हैं, है ना। तो वो उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, और हर स्टार की और हर एक्टर की अपनी अपनी खासियत। अभी आपकी लिस्ट में कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ अभी आपको काम करना है एज अ डायरेक्टर, एंड कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपको एज एन एक्टर काम करना है? मेरे डायरेक्टर्स की लिस्ट जो है मैं आपको भिजवा देता हूँ। एवरी डायरेक्टर हु वांट्स टू मेक अ फिल्म विच इज़ ब्यूटिफुल एंड विल अपील मी, आई विल वर्क विद देम। सो दैट इज़ वन। एंड एज एन एक्टर मैं लिस्ट आपको वो भी बता सकता हूँ कि जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। इट स्टार्ट्स विद यू। नो ये तो मतलब सर ये बर्थडे गिफ्ट मान रहा हूँ मैं आपका। एंड थैंक यू सो मच। अंत में एक मैसेज जो ऑडियंस इस फिल्म से लेके जाने वाली है वो क्या है? देखिए, मैंने मैसेज देने के लिए फिल्म नहीं बनाया है। The only thing I will reflect is it's a beautiful film, and I'm saying it because it is shot beautifully, the music is beautiful, the idea is very relatable, it makes you laugh, it makes you cry, it has wonderful performances. While making it, we had great fun, and I want to share this fun with you. And definitely you will have fun. And मैंने जो सीखा है वो ये है that time is a great healer. And हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं पिक्चर। जरूर देखना ये फिल्म। Thank you so much for talking to us. Thank you.